नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेस पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 29 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित करंट अफेयर्स की आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला टॉपिक है मारीच। भारतीय नौसेना ने एंटी सबमरीन युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी निर्मित टॉर्पीडो डेको सिस्टम जो मारीच है जिसका नाम, उसे अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। इस एंटी टॉर्पीडो डेको सिस्टम का जो डिज़ाइन है वह DRDO की जो प्रयोगशालाएं हैं NSTL और NPOL के द्वारा किया गया है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं NSTL के बारे में, जिसका नाम नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी है, जिसे नौसेना की विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला भी कहा जाता है। यह DRDO की एक भारतीय रक्षा प्रयोगशाला है। विशाखापट्टनम में स्थित इस प्रयोगशाला का मुख्य कार्य अंडर वाटर वेपन्स एवं संबंधित प्रणालियों के लिए अनुसंधान और विकास करना है। अब हम अगली जो लैब है जिसका नाम NPOL है, जिसे नेवल फिजिकल एंड ओशनोग्राफिक लेबोरेटरी कहा जाता है, अर्थात नौसेना की भौतिकी एवं महासागरीय प्रयोगशाला। तो यह केरल के कोच्चि शहर में स्थित है। और जो NPOL है वह सोनार सिस्टम, इसके अलावा जल के नीचे निगरानी के लिए टेक्नोलॉजी, समुद्री वातावरण और महासागरीय जल के अंदर अध्ययन से संबंधित अनुसंधान और विकास के लिए जिम्मेदार है। मारीच को अग्रिम मोर्चों के सभी युद्धपोतों से दाग करके लक्ष्य पर निशाना लगाया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वह इस डेको सिस्टम का उत्पादन का कार्य करेगा। और ये जो मारीच है वह एक प्रकार टॉर्पीडो है, जो कि एक प्रकार की जो सबमरीन्स होती हैं उसके अंदर एक प्रकार की मिसाइल होती है जो अंडर वाटर यानी पानी के अंदर चलती है और अपने लक्ष्य को नष्ट करने के काम करती है। अब इससे मेक इन इंडिया पॉलिसी को बढ़ावा मिलता है। एंटी टॉर्पीडो डेको सिस्टम की जो सफलता है उसने मेक इन इंडिया पहल को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया है। स्वदेशी रूप से विकसित डिफेंस टेक्नोलॉजी की सफलता देश के संपूर्ण घरेलू रक्षा उद्योग के लिए एक विश्वास निर्माण उपाय के रूप में कार्य करेगी, जो आगे चलकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में मदद करेगी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने स्टार्स कार्यक्रम के तहत 500 मिलियन के ऋण को मंजूर किया है। 28 जून 2020 को विश्व बैंक समूह ने घोषणा की है कि भारत के अंदर गुणवत्ता और स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थात लगभग 3,700 करोड़ रुपए का जो ऋण है उसे मंजूर किया है। स्वीकृत ऋण से भारत के 6 राज्यों के 1.5 मिलियन स्कूलों में 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्कूली छात्र लाभान्वित होंगे। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ऋण को मंजूरी दी गई थी। यह 6 भारतीय राज्यों में कार्य करेगा, जिनमें से प्रमुखता से हम बात करें राजस्थान, ओडिशा, केरल, MP, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। इन राज्यों के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। अब हम इस ऋण के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, उसकी शाखा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के द्वारा 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया जाएगा। 5 वर्ष की जो ग्रेस पीरियड के साथ में ऋण का जो अंतिम परिपक्वता का समय है वह 14.5 वर्ष का है। 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ में वर्ल्ड बैंक ग्रुप शिक्षा की प्रणाली के सुधार के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कुल वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। अब हम बात करते हैं स्टार्स प्रोग्राम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म की बात करें तो वह है स्ट्रेंथनिंग टेक्निकल लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम है। 1994 से इस कार्यक्रम ने भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच में एक लंबी साझेदारी को स्थापित करने में मदद की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने भारत सरकार के लिए सभी के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण को अधिक लचीलापन प्रदान किया है। भारत सरकार ने अपने विजन में पिछले कई वर्षों से महत्वपूर्ण प्रगति की है, क्योंकि स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या 2004-05 से 2018-19 की अवधि के बीच में 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई है, अर्थात स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या के अंदर वृद्धि हुई है। अगला टॉपिक है अपोलो टायर्स ने आंध्र प्रदेश में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन किया है। वर्ष 2016 के एक MOU के अनुसार आंध्र प्रदेश राज्य और अपोलो टायर्स लिमिटेड के बीच में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत कंपनी ने राज्य के चित्तूर जिले के अंदर अपनी नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस विनिर्माण संयंत्र की आधारशिला 9 जनवरी 2018 को रखी गई थी और
इसके मुख्य बिंदुओं की बात करें तो 25 जून 2020 को कंपनी ने इस विनिर्माण संयंत्र को कमीशन करने की घोषणा की और यह प्लांट 256 एकड़ के अंदर फैला हुआ है। अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए 3,800 करोड़ रुपए का निवेश इसमें किया गया है और यह विश्व स्तर पर अपोलो टायर्स की 7वीं विनिर्माण इकाई है और इन 7 में से 5 इकाइयाँ भारत में हैं और यह 5वीं इकाई भारत के अंदर स्थापित की गई है। उच्च स्वचालित विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाज़ारों की जो मांग है उसे पूरा करने के अंदर मदद करेगी। इससे 35 मिलियन टन स्टील इसके अंदर यूज किया गया है और 1.23 लाख घन मीटर कंक्रीट इसके अंतर्गत उपयोग में लिया गया है। कंपनी ने इस समय लगभग 850 लोगों को नियुक्त किया है, जिनमें से अधिकांश जो लोग हैं वो स्थानीय स्तर पर ही नियुक्त किए गए हैं। निर्मित क्षेत्र की फैसिलिटी 2,16,000 वर्ग मीटर है और संयंत्र में एक मॉड्यूलर लेआउट है और यह सूचना प्रौद्योगिकी संचालित सिस्टम और रोबोटिक्स का उपयोग करता है। 2022 तक विनिर्माण संयंत्र के माध्यम से कंपनी ने 15,000 यात्री कार टायर और 3,000 ट्रक बस रेडियल उत्पादन प्रतिदिन करने का लक्ष्य बनाया है। अगला टॉपिक है एमएसएमई के लिए शुरू की गई 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर वाली योजना। इस योजना की जो घोषणा है वह वित्त मंत्री के द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक हिस्से के रूप में की थी। 24 जून 2020 को क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सबऑर्डिनेट डेब्ट यानी CGSSD शुरू की गई थी और इस योजना को डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सबऑर्डिनेट डेब्ट फॉर MSME भी कहा जाता है। केंद्रीय मध्यम और लघु सीमांत उद्यम यानी MSME मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना का शुभारंभ किया था। भारतीय रिजर्व बैंक इसके अलावा सिडबी और वित्त मंत्रालय के परामर्श के बाद में इस योजना को आर्थिक मामलों की समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया। इसके बैकग्राउंड की बात करते हैं तो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप अधिकांश आर्थिक गतिविधियां दुनिया भर में रुक गई हैं। भारत में भी लाखों लोगों की जो आजीविका है वह MSME क्षेत्रों पर ही निर्भर थी। भारत सरकार के पास में जो वर्तमान में जो डेटा उपलब्ध हैं उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ये MSME हैं उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपने कारोबार को फिर से शुरू करने के लिए उन्हें पूंजी की आवश्यकता है और इसी के लिए यह योजना पूरे देश के अंदर 2 लाख MSME को सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत जो गारंटी कवर है उसके 20,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इस योजना के तहत गारंटी कवर बैंकों से प्रमोटरों को प्रदान किया जाएगा और केवल वे ही प्रमोटर्स या MSME जो या तो एक NPA हैं यानी नॉन परफॉर्मिंग असेट हैं या फिर आर्थिक रूप से तनाव हैं वे इस योजना के लिए पात्र होंगे। यहाँ पर NPA से तात्पर्य ऐसे MSME या प्रमोटर्स से हैं जो कि जिन्होंने किसी बैंक से ऋण लिया हुआ है और वे उस ऋण को चुकता नहीं कर पा रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं, तो ऐसे जो MSME या प्रमोटर्स हैं उन्हें NPA कैटेगरी में रखा जाता है। तो इनको NPA प्रमोटर्स या MSME या फिर आर्थिक रूप से तनाव में जो MSME हैं उन्हें ही इस योजना के लिए पात्र माना गया है। UN चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वह 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से की गई थी, लेकिन इसे 26 जून 1945 में घोषणा पत्र पर सदस्यों के हस्ताक्षर के बाद UN चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया था। इस घोषणा पत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। पोलैंड के बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करे उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ था। UN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों के द्वारा निर्देशित होते हैं। अर्थात यह है यूनाइटेड नेशंस का एक संविधान कहा जा सकता है जिसके अनुसार UN कार्य करता है। अब इसका उद्देश्य क्या है संयुक्त राष्ट्र का? तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने हेतु सहयोग प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सामाजिक विकास तथा मानवाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ विश्व शांति के लिए कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसके सिद्धांतों के बारे में बात करें तो इसमें यह सबसे पहला सिद्धांत है कि इसके सभी सदस्य राष्ट्र एक समान और संप्रभुता संपन्न है। सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रति अपने उत्तरदायित्व और अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाएगा। सभी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाएगा। UN के प्रति सदस्य राष्ट्रों का न तो बल का प्रयोग की धमकी दी जाएगी, न ही शक्ति का उनके विरुद्ध प्रयोग किया जाएगा। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर UN के द्वारा किसी राष्ट्र के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।
ये इस यूएन चार्टर के अंदर जो प्रमुख रूप से इसके जो सिद्धांत हैं उनका वर्णन किया गया है। अब प्रत्येक 24 अक्टूबर को यूएन दिवस भी यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। इसके प्रमुख रूप से 6 अंग हैं, जिसके अंदर हम बात करें सबसे पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है न्यास परिषद, पांचवा सचिवालय और छठा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस प्रकार से ये 6 अंग यूएन के हैं जिसका गठन इन 6 अंगों से मिलकर के होता है। अगला टॉपिक है ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020। 26 जून को ड्रग्स के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2020 मनाया गया है। इस वर्ष की जो थीम है इसके लिए वह थी बेहतर देखभाल के लिए बेहतर ज्ञान, अर्थात बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। ये इस वर्ष की इसकी थीम थी। इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाओं से छुटकारा पाना और सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर देना है। 7 दिसंबर 1987 को यूएन महासभा ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग से मुक्ति और अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संकल्प 42/112 के तहत प्रति 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की तो इस दिवस को चिन्हित करने के लिए सोशल मीडिया अभियानों में शामिल होने के लिए व्यक्तियों, गैर लाभकारी संगठनों अर्थात एनजीओ, निजी क्षेत्र और सदस्य राष्ट्रों को प्रोत्साहित किया जाता है और इसे विश्व ड्रग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कॉर्पोराइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड अर्थात ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण। रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन की एक उच्च स्तरीय आधिकारिक समिति ने आयुध निर्माण बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण करने से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए कर्मचारी संघों और संगठनों से बात की है। आयुध निर्माणी बोर्ड का जो निगमीकरण है वह आत्मनिर्भर भारत का ही अभियान का ही एक भाग माना गया है, जिसकी घोषणा भारत सरकार ने 16 मई 2020 को की थी। इसका कॉर्पोराइजेशन करने से आयुध आपूर्ति की स्वायत्तता और जवाबदेही और दक्षता में सुधार होगा। रक्षा उत्पादन विभाग के तहत आयुध निर्माण बोर्ड के 41 आयुध कारखाने हैं जो देश भर के अंदर फैले हुए हैं। इन 41 आयुध कारखानों का जो हेडक्वार्टर है वह कोलकाता स्थित आयुध निर्माण बोर्ड यानी OFB है। OFB सशस्त्र बलों को हथियार और गोला बारूद और अन्य उपकरणों की आपूर्ति करता है। उल्लेखनीय है कि पहला आयुध कारखाना वर्ष 1801 के अंदर कोलकाता के कोसीपोर में स्थापित किया गया था, जिसे अब गन एंड शेल फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो इसी के साथ में हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए और अब बारी आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत किस संस्था या कंपनी के साथ में एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी जियो के साथ में हरियाणा राज्य सरकार ने चीफ मिनिस्टर्स डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम अर्थात मुख्यमंत्री दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्कूली बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। हालांकि हाल ही में जो कोविड-19 महामारी जो चली, इसकी वजह से देशव्यापी लॉकडाउन हो गया और मार्च 2020 में जो स्कूलें हैं उन्हें अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया था। ये 3 महीने बाद अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने बाद भी इसके स्कूलों के खोले जाने के समय को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है और इसी वजह से ये चीफ मिनिस्टर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। अब इस प्रोग्राम के तहत जो एडुसेट है उसके 4 चैनल जियो के लाइव टेलीविज़न स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन जियो टीवी पर फ्री में उपलब्ध होंगे, जिसके माध्यम से जो छात्र छात्राएँ हैं वे अपने अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकेंगे और वे इस जो क्लासेज है इन्हें रिकॉर्ड भी कर सकेंगे, जिससे कि अपनी सुविधा अनुसार उसे किसी अन्य समय पर भी देख सके। तो अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है, लघु वनोत्पाद यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस MFP के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? आपका जवाब आप अपने जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के दे सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक्स या वीडियो या इस के मैटर को लेकर कोई समस्या हो तो आप उससे संबंधित समस्या भी इस कमेंट में लिख करके हमें बता सकते हैं। थैंक यू।